हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपके केवीएस पीजीटी का जो पेपर हुआ था 2013 में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का सीएस का पेपर है, उसके क्वेश्चन है। देखो, काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि वो कह रहे थे कि सबसे पहले कि आप सर बाकी क्वेश्चंस जो है सब्जेक्ट वाले बाद में करा देना, पहले आप ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है इसको सोल्व करा दीजिए। ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नेट पे या यूट्यूब पे कहीं ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं, तो आपके ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कवर करा दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली देखते हुए कि इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके सॉल्यूशन भी कहीं पर नहीं मिल रहे हैं, तो हमने इस क्वेश्चंस के जो पूरे सॉल्यूशन है 100 के 100 क्वेश्चन, जो पार्ट 2 वाले वो भी और फिर पार्ट 1 वाले भी देखेंगे उसके बाद में अगर हुआ तो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम अभी आपको इस वीक में कंप्लीट करा देंगे इस पेपर को। ठीक है, तो पहले इन पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं उनको कर लेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो है 1 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन थे वो तो पार्ट 1 के जनरल पार्ट के थे। ठीक है, पार्ट 1 था जनरल, और ये 101 से लेकर आपके 200 तक के क्वेश्चन है जो ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, ये पेपर काफी अच्छा पेपर था। इसका पैटर्न आप देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था उस क्वेश्चन पेपर से काफी अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। इसमें आपको और भी अच्छे कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ थ्योरेटिकल चीजें इसमें ज्यादा है। 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें प्रैक्टिकल चीजें काफी पूछी हुई थी, जो अभी तक मैंने क्वेश्चन देखे हैं इसमें। ठीक है, तो वो आपको मैं करा देता हूँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट मेकिंग द साउंड। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड करता है, मेकिंग द साउंड, इज मूविंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, when the object making a sound is moving towards you, और आपकी तरफ आ रहा है वो, the frequency goes up due to wave getting pushed more lightly together। ठीक है, तो ये कह रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो गोज अप हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, दी अपोजिट हैपन, अब इसके अपोजिट क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम यू, जब ऑब्जेक्ट आपसे दूर जाता है, एंड पिच गोज डाउन। ठीक है, तो उसकी पिच यानी फ्रीक्वेंसी वहां पे कम हो जा रही है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, ये पूछा है इसमें। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो साउंड करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस नॉर्मल सी बात है, कोई चीज आपकी तरफ आएगी तो उसकी साउंड भी बढ़ेगी, अगर साउंड की बात करते हैं। ठीक है, और दूर जाएगा तो साउंड कम होती चली जाएगी। तो बैंडविथ ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट वाले में, तो बैंडविथ जो है, बैंडविथ तो बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मैक्सिमम कितने डाटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये इससे नहीं है। साउंड रिफ्रैक्शन, साउंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, साउंड रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो रिफ्रैक्ट करे, एक जो आपके मन में भ्रम पैदा कर देती है, उस तरह की साउंड होती है। जैसे आप बोलते हो तो बोलने के बाद रिफ्लेक्शन होकर आपको वापस साउंड सुनाई देती है ना, वो उस तरह की। या आप एक तरह से मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, तो सड़क पे जाते हुए आपको दूर, अगर बिल्कुल प्लेन सड़क है, दूर देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ पे पानी वगैरह सा, भ्रम सा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो आपको सड़क ही आती रहेगी। जैसे गर्मी के टाइम पे धूप में हो जाता है वहां पे। वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन आप देखते हैं, आप किसी भी जैसे फोन है, फोन में ही वाइब्रेशन आप करते हैं तो वाइब्रेट होना वो अलग चीज है वहां पे, वाइब्रेशन। तो ये वाला जो इफेक्ट है, ठीक है, इस इफेक्ट को हम डोल्पर इफेक्ट बोलते हैं। तो डोल्पर इफेक्ट है इसका नाम, आपको ये समझ लेने हैं, ठीक है, क्या है, और इन टर्म को आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें कहा इवन व्हेन द स्क्रीन इज कंप्लीटली डार्क। ठीक है, या आपकी स्क्रीन जो है कंप्लीटली डार्क है, वाइल द फिल्म इज इन मोशन। ठीक है, और फिल्म जो है मोशन में है। कमर्शियली मोशन पिक्चर यूज, जो कमर्शियली मोशन पिक्चर है, कमर्शियली मोशन
पिक्चर से रिलेटेड कहा, जैसे मान लिया आप थिएटर में जाते हैं, थिएटर पे जाते हैं तो आपको जो इमेज शो हो रही है, ठीक है, तो वो इमेज ये कह रहा है कि जो इमेज बनती है, तो इमेज बेसिकली क्या होती है, अगर किसी ने आपने पढ़ा होगा, ये सारे जो क्वेश्चन है मल्टीमीडिया से रिलेटेड है, आपने एनिमेशन बनाए होंगे, अगर की फ्रेम वगैरह होते हैं तो फ्रेम से बनते हैं, तो आपको जो भी इमेज शो हो रही है, मोशन इमेज हो रही है जिसमें मूविंग इमेज है, तो वो मूविंग इमेज जो, जैसे थिएटर में आप मूवी देखते हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, कहीं पे भी, ठीक है, तो जो मूविंग हो रहा है तो वो एक इमेज को शो करने पे एक डिस्प्ले जो आपके सामने शो हो रहा है एट ए टाइम, तो वहां पर आपको कितने फ्रेम जनरली बाय डिफॉल्ट दिखाए जाते हैं। तो जो कमर्शियल मोशन पिक्चर होती है उनमें बेसिकली 24 फ्रेम पर सेकंड जो है वो डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 72 स्क्रीन इल्यूमिनेशन पर सेकंड होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे दिया है 103, ये कह रहा है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP, ठीक है, ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है बेसिकली नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर पे बेसिकली आप देखते हैं कि आईपी प्रोटोकॉल होता है, आईपी प्रोटोकॉल की हेल्प करने के लिए आपका जो है ICMP, IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल भी होता है। ये प्रोटोकॉल बेसिकली चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं आ रही है, एरर रिगार्डिंग चेक करने के लिए ये होता है, जैसे ऑप्शन में दिए हुए देखो, अलाउ गेटवे टू सेंड एरर कंट्रोल मैसेज, ठीक है, जो कोई एरर कंट्रोल मैसेज आ रहे हैं, बेसिकली आईसीएमपी का अगर हम बात करते हैं तो आईसीएमपी एक इस तरह का प्रोटोकॉल है जो बेसिकली आपकी राउटर वगैरह यूज करते हैं, जो नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है, जो नेटवर्क लेयर पे राउटर जैसे काम करता है, तो कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, कोई एरर मैसेज, जैसे नोट रीचेबल है, होस्ट नोट रीचेबल आ रहा है आपका, आप पिंग वगैरह करके देखते हो ना कि अगर नहीं आ रहा है, या नोट फाउंड है कोई वैल्यू, तो इस तरह की कुछ नेटवर्क रिलेटेड एरर आ जाती है, तो वो एरर आपको फाइल नहीं मिल रही है, होस्ट रीचेबल नहीं है, ठीक है, या नेटवर्क लेयर पे कोई एरर है, तो उनके मैसेज जो होते हैं उनसे रिलेटेड मैसेज जो है वो देता है, एरर मैसेज सेंड करता है, ठीक है, तो यही कहा है इसमें, अलाउ गेटवे टू सेंड कंट्रोल एरर कंट्रोल मैसेज टू अदर गेटवेज और होस्ट, ठीक है, उनको मैसेज सेंड करता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। आगे कहा है सेकंड वाले ऑप्शन में, प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ऑन वन मशीन एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ऑन अनदर, ठीक है, तो ये जो है कम्युनिकेशन भी आईपी के बीच में करता है, तो इंटरनेट नेटवर्क लेयर पे यूज हो रहा है, वहां पे आईपी यूज होता ही है, तो आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो एक सॉफ्टवेयर से एक मशीन पे है और दूसरी मशीन पे, उनके बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर के थ्रू होता है, ठीक है, तो जो हम कम्युनिकेशन करते हैं तो होस्ट टू होस्ट वहां पे ये यूज हो जाता है। ओनली रिपोर्ट एरर कंडीशंस टू द ओरिजिनल सोर्स, the source must relate error to individual application program and take action to the correct problem। फिर यही फर्स्ट वाले ऑप्शन की तरह ही है, उसको बस एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि जो भी ओरिजिनल सोर्स से रिलेटेड एरर आ जाती है, वो एरर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन से हो या किसी से भी, तो उनके वो रिलेटेड एरर है वो उनके मैसेज भेजेगा, फिर आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, इसमें कहा है रेफर टू दोज एट्रीब्यूट ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, इनमें से ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर और बस, तो इनमें से आपको बताना है कौन सी टर्म जो है वो रेफर करती है दोज एट्रीब्यूट को ऑफ सिस्टम के जो विजिबल होते हैं प्रोग्रामर के लिए, और पुट अनदर वे दोज एट्रीब्यूट दैट हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम पे एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो भी हमारे पास टर्म दी हुई है, यहाँ पर आपको दिया हुआ जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर और बस, ठीक है, बस तो क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडियम होता है, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कि प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, किस तरीके से वर्किंग होती है। माइक्रो प्रोसेसर तो हमारे पास एक डिवाइस होगी, ठीक है। अब मेन टर्म यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है डिफाइन करती है, ठीक है, जो भी हम
टर्म यूज करते हैं जैसे लॉजिकल एक्सप्रेशन है, एड्रेसिंग मोड है, इंस्ट्रक्शंस है, एड्रेसिंग फॉर्मेट है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, पाइपलाइनिंग है, जो भी चीज़ है उन सबको बताना, डिक्लेयर करना, ठीक है, उनके बारे में एक्सप्रेशन करना, वो जो है लॉजिकल आर्किटेक्चर का काम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का काम है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन बताती है और ये उसके बारे में उन टर्म को रेफर करती है, ठीक है। ये एक तरह से थ्योरेटिकल चीज होगी, ये एक तरह से हमारी प्रैक्टिकल चीज होगी, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये डिक्लेरेशन होगी एक तरह से, ये उसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो कंप्यूटर यहाँ पे क्या है कि रेफर दोज एट्रीब्यूट टू सिस्टम विजिबल टू ए प्रोग्रामर, प्रोग्रामर उसको फिर इम्प्लीमेंट करेगा, उन टर्म्स के बारे में आपको बताना है जो इम्पैक्ट करेंगे लॉजिकल प्रोग्राम को, तो उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। 105 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा हाउ मैनी कैरेक्टर डज एन एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस में कितने कैरेक्टर होते हैं। तो देखो एस्केप सीक्वेंस सी प्लस प्लस में पूछा, कोई भी वो एस्केप सीक्वेंस होता है वो बेसिकली कैरेक्टर होते हैं। एस्केप सीक्वेंस भी क्या है, कैरेक्टर। आप स्लैश एन लिख रहे हो, स्लैश एफ लिख रहे हो, तो ये सारे के सारे क्या है, कैरेक्टर है। और कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट लेता है। आप इनको देख सकते हैं, जैसे आपको सी आउट कराना है तो आप सी आउट साइज ऑफ करके सिंगल कोड में लिखेंगे स्लैश एन। तो सिंगल कोड का मतलब है कैरेक्टर, अगर डबल कोड कर देंगे तो ये एस्केप कैरेक्टर नहीं रहा, फिर तो स्ट्रिंग बन गया। सिंगल कोड में स्लैश एफ करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देगा ये 1 बाइट स्टोर करते हैं, कैरेक्टर है, ठीक है। तो हाउ मैनी कैरेक्टर डज एन एस्केप सीक्वेंस में एक ही कैरेक्टर होता है ये, ठीक है। ये स्लैश एन आपको दिख रहे हैं 2 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन, लेकिन ये एक कैरेक्टर माना जाता है, 1 बाइट ये स्टोर करता है, ठीक है। जब आप स्लैश जीरो करते हैं तो स्लैश जीरो करेंगे या स्लैश एक्स करेंगे तो हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है, इसमें कहा है द क्लोजनेस ऑफ द रिकॉर्डेड वर्जन टू द ओरिजिनल साउंड इज कॉल्ड। आपने कोई साउंड है, ओरिजिनल साउंड है, अब रिकॉर्ड कर ली। देखो अब यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो जब मैंने ऑफिस में बैठ के बोला वो ओरिजिनल साउंड है, वो रिकॉर्ड होकर कंप्यूटर पर है, वो रिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्डेड वर्जन क्या कहलाता है ओरिजिनल साउंड का, उसकी क्लोजनेस जो है वो फिडेलिटी कहलाती है। तो फिडेलिटी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 1 वाला। 107 नंबर है, उसमें कहा है विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल आर होस्ट टू होस्ट लेयर। इनमें से कौन सी होस्ट टू होस्ट लेयर होती है। देखो ओएसआई मॉडल जो होता है उसमें जो लेयर होती है वो होती है आज प्यारे सचिन तेंदुलकर ने दूध पिया, और आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो है A4 है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। P4 होती है प्रेजेंटेशन लेयर, S4 होती है सेशन लेयर, T4 होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। N4 होती है नेटवर्क लेयर, D4 होती है डेटा लिंक लेयर, और P4 होती है फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर पे ही आपका मैक एडस काम करता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये जितनी भी 3 लेयर है नीचे की, ये लेयर कहलाती है मीडिया लेयर, ठीक है। और जो ये ऊपर की 3 लेयर हैं ये बेसिकली आपके कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, तो इनको बोलते हैं होस्ट लेयर, और ये कहलाता है हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। या ओएसआई मॉडल की बात करें तो हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। तो होस्ट लेयर जो है आपकी वो होंगी हमारी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। तो देखो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो दूसरे में हमारे पास नेटवर्क लेयर भी आ रहा है। नेटवर्क तो मीडिया लेयर है, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। इसमें भी नेटवर्क आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी नेटवर्क आ रहा है, डेटा लिंक आ रहा है, ये भी नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे भी डेटा लिंक है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो आंसर आपका पहले वाला, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी आ रहा है। ट्रांसपोर्ट हमारा हार्ट ऑफ ओएसआई होता है। होस्ट लेयर बेसिकली ये 3 लेयर होती है, लेकिन जैसे ये हार्ट की बात हम कर रहे हैं तो इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं होस्ट लेयर के साथ, ये दोनों के साथ काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही सबसे इसमें करेक्ट ऑप्शन है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 108 है, इसमें कहा दी फॉलोइंग डायग्राम डिस्पाइट ए। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम किस चीज को शो कर रहा है? ठीक है, इस सेल किस चीज की सेल है, डायग्राम के बारे में बता रहा है। ये स्टोरेज है, मोबाइल है, रजिस्टर है या मेमोरी है? तो देखो यहाँ पर इनपुट क्या है, बाइनरी स्टोरेज सेल है। ठीक है, और उसमें रीड और राइट के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, फिर आपको आउटपुट मिल रहा है। तो बाइनरी स्टोरेज सेल की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी में 0 और 1 की फॉर्म में हम इसको डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उस फॉर्म में हमारा डेटा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये मोबाइल का तो कोई मतलब नहीं है, इनपुट आउटपुट वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब बात है कि हमारी स्टोरेज की, स्टोरेज तो कर रहा है, स्टोरेज सेल है, लेकिन स्टोरेज के साथ साथ इसमें रीड और राइट के भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो रीड और राइट में स्टोरेज में क्या कर दिया कि हमने स्टोर करके रख दिया है, लेकिन रीड और राइट के ऑपरेशन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम फिर स्टोरेज से आगे मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरेज से ऊपर तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो मेमोरी लगाएंगे। अब रजिस्टर में भी होता है, स्टोरेज रजिस्टर भी है। ठीक है, और रजिस्टर में जो है हमारे पास रीड और राइट भी होता है। तो अब ये दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, मेमोरी और रजिस्टर। देखो जब हम रजिस्टर की बात करते हैं तो रजिस्टर जो है वो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। ठीक है, और मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप का वहाँ पे यूज हो सकता है। रजिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, तो ये एक सेल की बात करी गई है। सेल मतलब एक सिंगल है, सेल्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, हमारे पास एक मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी यूनिट मान सकते हैं हम कोई भी, ये फ्लिप फ्लॉप भी हो सकता है सिंगल किसी भी तरह से, यहाँ पे रीड राइट के भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे। ठीक है, तो बाइनरी स्टोरेज सेल बनी हुई है जो इनपुट भी ले रही है, आउटपुट भी ले रही है, और रीड राइट के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रही है, तो हम इसको यहाँ पे मेमोरी प्रीफर करेंगे। ठीक है, जिससे हम डायरेक्टली यूजर जो है इंटरेक्ट हो रहा है, तो यूजर जो इनपुट दे रहा है वो मेमोरी के थ्रू, और आउटपुट भी वहां से इंटरेक्शन से आपको मिलता है। जो हमारे रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर जो है कैलकुलेशन वगैरह भी परफॉर्म होती है। यहाँ पे ओनली स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो मेमोरी इसमें सही, सबसे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, इसमें कहा है डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायग्राम में लिखा हुआ है, देखो इधर यहाँ 1970 लिखा, 1980, 90, 2000 और 2010 है। फिर 10 की पावर 3, 4, 5 इस तरह। ये है ट्रांजिस्टर पर चिप। ठीक है, एक चिप में कितने ट्रांजिस्टर यूज करे जा रहे हैं ये बता रहे, कोई माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है ये। 1 बिलियन ट्रांजिस्टर सीपीयू, सीपीयू के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं 1 बिलियन ट्रांजिस्टर पर सीपीयू हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये इस तरह से रेंज जा रही है कि जो 1970 में तो वो 1000 ट्रांजिस्टर के करीब यूज होते थे, 1980 में जो है वो 1 लाख के करीब पहुंच गए थे, 1990 में इसी तरह से 10 लाख के करीब पहुंच गए, तो ये बढ़ते हुए यहाँ पे 1 बिलियन तक हो गए हैं लगभग 2010 तक। तो ये लो किसने दिया था, ये एनालिसिस जो है किसने किया था, कंप्यूटर साइंस का एनालिसिस है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के सीपीयू के बारे में है। तो आपने एक मूरे और मिलने के बारे में मशीन पढ़ी होंगी, मूरे मशीन। ये जो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी है आपका। तो मूरे जो थे उन्होंने ये लॉ दिया था, किस तरह से ये रिलेशनशिप बनी थी, तो इसको मूरे लॉ के अकॉर्डिंग बोलते हैं। ये जो न्यूटन रैप्सन मेथड है, ये इसी तरह से एनालिसिस जो है मैथमेटिक्स के थे टर्म में। स्टैटिक्स वगैरह में बोयल्स लॉ जो होते हैं ये गैस से रिलेटेड होते हैं। जॉर्ज लॉ जो है ये बायोलॉजी के लॉ इन्होंने दिए थे। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में जो है मूरे लॉ दिया जाता है ये। ठीक है, तो ये जो आर्किट डायग्राम है ये मूरे लॉ का है। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें कहा है इज द फर्स्ट इंटेल x86 माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल का पहला जो है 86 x86 32 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर है विद ए डुअल कोर, रेफरिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप। ठीक है, दो प्रोसेसर थे जिसमें एक ही सिंगल चिप में, वो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था? इंटेल का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसमें एक ही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू प्रोसेसर, एक ही सिंगल चिप पर उसने दो प्रोसेसर का इम्प्लीमेंटेशन किया था। तो ऐसा प्रोसेसर जो है कोर प्रोसेसर था, कोर नाम से आए थे, जिसमें सिंगल चिप पे दो प्रोसेसर का इम्प्लीमेंटेशन था। 111 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा है चिप आर स्पीड प्रोसेसर। ऐसी चिप स्पीड प्रोसेसर है, हाई स्पीड प्रोसेसर है दैट आर नोन फॉर द स्मॉल डाई साइज और लो पावर रिक्वायरमेंट।
जिनका साइज भी कम है, सरफेस भी कम है और पावर रिक्वायरमेंट भी कम है। ये ज़्यादातर पीडीए में यूज होती हैं या अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं जैसे गेम्स या मोबाइल फोन्स, ठीक है, या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनमें यूज होती है। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड एम्बेडेड प्रोसेसर, ये एम्बेडेड प्रोसेसर आर्किटेक्चर है एंड इंडीड द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेसर आर्किटेक्चर ऑफ एनी काइंड इन द वर्ल्ड। मतलब जितनी भी हैंड होल्ड हेल्ड डिवाइस होती हैं, मोबाइल फोन हो गए, गेम्स आते हैं, ठीक है, या कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, पीडीए हैं, ठीक है, इन सब में जो आर्किटेक्चर प्रोसेसर की सीपीयू आर्किटेक्चर जो यूज होती है वो कौन सी है? हाई स्पीड प्रोसेसर है, लो पावर रिक्वायरमेंट है इनकी, तो ऐसे प्रोसेसर चिप जो है वो आर्म है, ARM, ठीक है। ये जो हमारी रिक्स पे काम करती है, ये एडवांस रिक्स मशीन होती है, ठीक है। तो इसको एक्रोन रिक्स मशीन या एडवांस रिक्स मशीन बोलते हैं, तो ARM इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो ये आंसर ऑप्शन वैसे ही लिख दिए हैं, हैंड, लेग, आर्म, जिससे लगे कि आर्म मतलब हाथ हो गया, या हैंड होल्ड की तरह से समझ लो, हैंड कर दिया, लेग कर दिया ये। लेकिन ये जो है एडवांस रिक्स मशीन है, रिक्स जो होती है इंस्ट्रक्शंस होती है उनके अकॉर्डिंग लिया गया है। 112 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ओवरलोडेड फंक्शन इन सी प्लस प्लस में ओवरलोडेड फंक्शन जो होते हैं उनके रेस्पेक्ट में इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ओवरलोडेड फंक्शन क्या होते हैं? जिसमें सेम फंक्शन का नाम होगा पॉलीमॉर्फिज्म में, लेकिन पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ओवरलोडेड फंक्शन शुड हैव डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट, बिल्कुल सही है, डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट होने चाहिए। यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, हमें फॉल्स वाला बताना है। ओवरलोडेड फंक्शन हैविंग द सेम आर्गुमेंट लिस्ट, सेम तो हो ही नहीं सकती आर्गुमेंट लिस्ट। शुड हैव ए डिफरेंट रिटर्न टाइप, की रिटर्न टाइप अलग कर दो, आर्गुमेंट लिस्ट सेम कर दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत है। फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग स्टैटिक एंड अदर नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो ये कह रहा है फंक्शन को हम पैरामीटर लिस्ट के अकॉर्डिंग ही ओवरलोड कर सकते हैं, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो ये भी बात इसने सही कही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है, तो क्योंकि इसमें सेम आर्गुमेंट लिस्ट की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 113 है, इसमें कहा ए इज ए कम्युनिकेशन पाथवे, इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन पाथवे? आप पढ़ते ही हैं, पूरा आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, ट्रेन या एरोप्लेन तो होता ही नहीं, आप कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, बस होती है, ठीक है। तो बस एक कम्युनिकेशन पाथवे होती है जिसके थ्रू आप टू और मोर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अनदर ऑफ इट्स की कैरेक्टरिस्टिक, इसकी बस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि आप शेयर कर सकते हो इसको ट्रांसमिशन मीडियम में, जहाँ पे ये जो है यूनिडायरेक्शन काम करती है, एक सिंगल ट्रांसमिट करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट होगा बाय एनी वन डिवाइस इज अवेलेबल फॉर द रिसेप्शन ऑफ ऑल अदर डिवाइस, के लिए वो अवेलेबल होगा, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन पाथवे जो हो गया, जैसे बस टोपोलॉजी भी आप यूज करते हो या वायरिंग जो भी यूज करते हो उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, इसमें क्या फॉलोइंग डायग्राम शोज है, ये डायग्राम जो है क्या शो कर रहा है? देखो यहाँ पे सीपीयू है, मेमोरी है, फिर मेमोरी का कम्युनिकेशन है, इनपुट आउटपुट का है, और ये सब जो है कंट्रोल बस के थ्रू, एडस लाइन के थ्रू और डेटा लाइंस के थ्रू, ये बस है, कंट्रोल बस, एडस बस और डेटा बस, इनके थ्रू कनेक्ट है सारे एक दूसरे से। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज को डिफाइन कर रहा है ये आपको बताना है। ये बेसिकली बस इंटरकनेक्शन स्कीम कहलाती है, ठीक है। ये डायग्राम जो है वो बस इंटरकनेक्शन स्कीम का है, जो सीपीयू मेमोरी में की अगर बात करते हैं तो ओनली मेमोरी का होता, ठीक है। इनपुट आउटपुट की बात करते हैं ओनली इनपुट का होता है। थ्रूपुट बताता है कि एवरेज नंबर ऑफ जो हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है वो कितना हो रहा है किसी भी प्रोसेस का। तो यहाँ पे ये जो स्कीम है ये सबको कम्युनिकेट करने के लिए बताई गई है, तो ये बस इंटरकनेक्शन स्कीम कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 115 है, ठीक है। तो इसमें देखो ये कह रहा है कि ये दो टर्म दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड। इसमें पूछा है विच कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड बाय द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। तो देखो स्टूडेंट नाम की एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना है S1। तो ये ऑब्जेक्ट जो बना है ये बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अगर आप जैसे स्टूडेंट लिखा और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के S1 लिखा तो ये डिफॉल्ट को,
S1 के अंदर कोई पैरामीटर पास कर दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। और जैसे दूसरी टर्म में दिया हुआ है स्टूडेंट S2 इक्वल टू S1, तो S1 को ही जो पहले से बना हुआ था उसकी कॉपी यहाँ पे पास कर दी है, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो पहला तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है यहाँ पे। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, इसमें कहा है द मेमोरी इज इंटेंडेड टू गिव मेमोरी स्पीड अप्रोचिंग, ठीक है, दैट ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है, ये आपको बतानी है। फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर है, फिल फ्लॉप है, काउंटर है, कैसे आपको सबको पता है कैसे मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा है ये एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है EMP नाम की, इसमें एम्प्लॉय नंबर दिए हुए हैं, उनकी सैलरी है, किस ग्रेड में काम करते हैं, ठीक है। तो आपको एक सेलेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, जो इस तरह से एग्जीक्यूट हुई, वी डिस्प्ले द एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी के लिए आप एग्रीगेट फंक्शन होता है AVG, वो यूज करेंगे, उस सैलरी को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लगाएंगे, जैसे इसमें आपको पता है ये केस सेंसिटिव तो होती नहीं SQL, तो आपने सेलेक्ट कर लिया एवरेज सैलरी, आपको सेलेक्ट करनी ऑफ एम्प्लॉयज की हुज बिलोंग टू ग्रेड E4, जो E4 से बिलोंग करते हैं। तो कौन सी टेबल से करनी, EMP टेबल से। अब आपको ग्रेड के अकॉर्डिंग करनी है, एवरेज सैलरी निकालनी, यानी ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी दोनों ऐड होकर उनका एवरेज निकलेगा, तो आपको ग्रुप बाई करना पड़ेगा ग्रेड के अकॉर्डिंग। तो आप ग्रुप बाई करते हैं, ग्रुप बाई में आपने क्या किसके अकॉर्डिंग करा, ग्रेड के अकॉर्डिंग। अब ग्रुप बाई ग्रेड के अकॉर्डिंग तो आपने कर दिया है। अब ये कह रहा है केवल E4 वाले की आई, क्योंकि ग्रुप बाई ग्रेड करने पे इस टाइम पे वो E1 का एवरेज सैलरी भी बताएगा, E2 की एवरेज सैलरी भी और E4 की एवरेज सैलरी भी, लेकिन आपको केवल E4 वाले की चाहिए, ये जो E4 है इन दोनों की एवरेज चाहिए। तो देखो जब ग्रुप बाई यूज कर रहे हैं तो ग्रुप बाई के साथ आप वेयर यूज नहीं करते, हैविंग यूज करते हैं, तो हैविंग करेंगे जिसकी ग्रेड जो है वो इक्वल टू हो E4 के। यहाँ पे सिंगल कोड आएगा, डबल कोड नहीं लिखते हम SQL में, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्वेश्चंस है, ठीक है, टाइपिंग वगैरह की, तो उसकी आप मिस्टेक जो है नेगेशिएबल है। जो भी आपको बेस्ट आंसर दिए हुए हैं चार इनमें से, उनमें से जो आपको बेस्ट लग रहा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं, तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, इसमें कहा है द मेजर फंक्शन और रिक्वायरमेंट फॉर एन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है, ठीक है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। तो जब हम मेजर फंक्शन रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, या जो मेजर फंक्शन है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के, उनके क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आपको बताना। तो ये सारे के सारे जो हैं सब यूज होते हैं जब हम वो CS से पढ़ते हैं, तो उसमें कंट्रोल एंड टाइमिंग, डेटा बफरिंग, प्रोसेसर कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। 119 में कहा है कंसीडर एन आर्बिट्रेरी नंबर सिस्टम, कोई नंबर सिस्टम विद एन इंडिपेंडेंट डिजिट। इंडिपेंडेंट डिजिट है मतलब हमने कोई भी डिजिट मान ली, उनसे पहले जो डेसिमल वगैरह होती है उनसे कोई मतलब नहीं है। तो उस नंबर सिस्टम में डिजिट यूज हो रही है 0, 1 और x, ये तीन डिजिट यूज हो रही है, ठीक है। इनका जो हम मैथ में यूज करते हैं उनसे कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट है, 0, 1 और x है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग उसको यूज करा जा रहा है। रेडिक्स बताना इस नंबर सिस्टम का क्या होगा, रेडिक्स मतलब उसका बेस बताना। बाइनरी में 2 डिजिट यूज होती है तो उसका बेस 2 होता है, ऑक्टल में 8 डिजिट यूज होती है तो 8 बेस होता है, डेसिमल में 10 डिजिट होती है तो 10 बेस होता है, इसमें 3 डिजिट यूज हो रही है तो इसका बेस 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, इसमें कहा है कि इनमें से ये जो दिया हुआ है डायग्राम, ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है। तो देखो ये डायग्राम है, आपको पता ही है, ये एक्स नोर गेट का है, लिखा हुआ भी एक्स और का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक्स नोर होता है, तो एक्स नोर गेट का ये डायग्राम बना हुआ है, तो इसका आंसर जो है करेक्ट एक्सक्लूसिव नोर गेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, जो हमारा ये पेपर है आपका 2013 KVS PGT का, ठीक है, KVS PGT का। अब इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम डेली की वीडियो में अब डिस्कस करेंगे, इस वीक में इनको कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है 121 से 140 के होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। तो फिर मिलते हैं कल, ठीक है, तब तक
के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए।